आईआईटी के लिए 75% होना जरूरी है, बिट्स पिलानी के लिए 75% होना जरूरी है, और महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए 50% और 45%, ये अलग अलग क्राइटेरिया है। तो जनरली जो बच्चे कंफ्यूज्ड होते हैं, समझाने के बाद भी कंफ्यूज्ड रहते हैं, उनको वन पीस ऑफ एडवाइस क्या होता है आपकी तरफ से उनको? सबसे इंपॉर्टेंट है हमने स्ट्रीम कौन सी लेना चाहिए, उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम कौन सी देना चाहिए, उस एंट्रेंस एग्जाम में कंपटीशन कितनी है। सभी बच्चे करियर काउंसलर तक नहीं पहुंच सकते हैं, मगर हम कोई छोटा गांव ले ले, छोटा शहर ले ले, या कोई मेट्रो सिटी भी ले लेते हैं, वहां हर जगह पर कॉलेजेस अवेलेबल है, उन हर कॉलेजेस में प्रोफेसर अवेलेबल, उन प्रोफेसर से जाके अगर मिलते हैं तो वहां हमें कोई फीस देना नहीं होती है। बोर्ड इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट ऑफकोर्स एलिजिबिलिटी स्कोर इज इंपॉर्टेंट इन वॉट एवर द बोर्ड यू आर टेकिंग। 80% of the student takes the state board within a Maharashtra. As per the data available, 80% of the student takes the state board, and all remaining boards are within a remaining 20%. Okay. One need to understand there is a importance for the entrance exams more right now compared to the board. कि कितने परसेंटेज मुझे चाहिए ताकि अगर मैं उस एंट्रेंस में पास हो जाऊं, लेकिन परसेंटेज ना आए बोर्ड में, तो वो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो वो अवेयरनेस जरूरी है। हेलो दोस्तों, आज के जो हमारे गेस्ट है वो है डॉक्टर दिनेश भुतड़ा। ही इज द प्रोग्राम डायरेक्टर इन डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग इन MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे। उन्हें टोटल 20 साल का एक्सपीरियंस है एज अ प्रोफेसर इन MIT कॉलेज। यही नहीं, अगर आपका क्वेरी है कि आपके बच्चे ने 10th और 12th के बाद कौन सा करियर चूज करना चाहिए, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, उसमें कितने करियर ऑप्शंस होते हैं, कौन सा लेना चाहिए, कंपटीशन कितनी है हर इन सेक्टर में, आपको सब चीजों के जवाब मिलने वाले हैं। तो ज्यादा देरी नहीं करते हैं और आइए चलते हैं पॉडकास्ट की तरफ। वेलकम दिनेश जी ऑन आवर पॉडकास्ट। Thank you, Dinesh ji, for inviting me on very important topic, what after 10th and 12th. करेक्ट। ये जो टॉपिक है दिनेश जी, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, स्पेशली जो पेरेंट्स के बच्चे अभी 10th में या 12th में जा रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत रिलेवेंट टॉपिक है। तो पहला क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं जो मैक्सिमम पेरेंट्स हमसे पूछते रहते हैं कि कौन सा करियर चूज करना चाहिए 10th और 12th के बाद, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो आपको क्या लगता है कौन सा करियर, कौन से करियर्स अवेलेबल है? राइट, आज के डेट में इंडिया में सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है करियर के लिए, साइंस में, कॉमर्स में, आर्ट्स में, इवन after polytechnic diploma also student can do lot of things actually. Okay. There are so many things available, and now there is a lot of information is available for us to explore through various media, maybe internet, maybe through AI tools, or maybe even ChatGPT also. The very important in engineering in Maharashtra, there are more than 70 plus branches are there. Okay. In other fields, like for example, even in science, there are so many BSc courses are available. In commerce, even you can see there are so many number of courses available which are related to the today's we can say requirement. For example, fintech, ये 10 साल पहले नहीं था, पर आज के डेट में इसकी डिमांड काफ़ी है। ऐसे ही सिमिलर कोर्सेस इवन आर्ट्स में भी है, जैसे फॉर एग्जांपल लिबरल आर्ट्स, ये शायद 15 साल पहले लोगों को पता भी ना हो, बट आज के डेट में इस कोर्स की भी डिमांड बढ़ते हुए हमें दिखाई दे रही है। कहने का मतलब ये है कि कोर्सेस काफ़ी अच्छे से आज अवेलेबल हो चुके हैं, एंड दिस कोर्सेस वी कैन डेफिनेटली डू। सबसे इंपॉर्टेंट है हमने स्ट्रीम कौन सी लेना चाहिए, उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम कौन सी देना चाहिए, उस एंट्रेंस एग्जाम में कंपटीशन कितनी है, ये भी चीज़ें देखते हुए अगर हम हमारी दिशा फाइनल करते हैं तो 100% हम अच्छा करियर कर सकते हैं, ऐसा मुझे विश्वास लगता है। सुपर सुपर, बहुत बढ़िया दिनेश जी। सेकंड क्वेश्चन दिनेश जी कि बोर्ड कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए? 10th और 12th के बाद जनरली पेरेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा बोर्ड ले, हम क्या करें। आई थिंक CBSE, ICSE और कितने सारे बोर्ड्स है, तो कौन सा बोर्ड सिलेक्ट करना चाहिए? 25 साल पहले जब कोई एडमिशन होती थी तो एडमिशन बोर्ड के बेसिस पे होती थी, मगर आज जो एडमिशन हो रही है कोई भी कोर्स में, जो प्रोफेशनल कोर्स है उसमें जो एडमिशन हो रही है वो ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस एग्जाम हो रही है। और बोर्ड का इंपॉर्टेंस एक एलिजिबिलिटी स्कोर करके हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, IIT के लिए 75% होना जरूरी है, बिट्स पिलानी के लिए 75% होना जरूरी है, और महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए 50% और 45%, ये अलग अलग क्राइटेरिया है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो बेसिकली बोर्ड में इतने परसेंटेज आ जावे तो हम क्वालिफाई हो जाते हैं, चाहे वो बोर्ड स्टेट बोर्ड हो, CBSE हो, ICSE हो, या फिर IB बोर्ड हो। 100% we qualify within that particular thing. But here very important is
80% of the student takes the state board within a Maharashtra. As per the data available, 80% of the student takes the state board, and all remaining boards are within a remaining 20%. Okay. So one need to understand there is a importance for the entrance exams more right now compared to the board. You can choose, even NIOS board is also a valid board. Okay. That is open schooling. Even that is also a valid board, and these percentage requirements are there also. Okay. So I will suggest that parents should and student also should think that board is not that much important, but of course eligibility score is important in Yes. whatever the board you are taking. करेक्ट करेक्ट, उनका जो भी सपना है उसके हिसाब से एटलीस्ट उनको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि कितने परसेंटेज मुझे चाहिए, ताकि अगर मैं उस एंट्रेंस में पास हो जाऊं लेकिन परसेंटेज ना आए बोर्ड में तो वो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए. तो वो अवेयरनेस जरूरी है. दिनेश जी, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि एंट्रेंस एग्जाम जरूरी है, तो आप थोड़ा सा डिटेल में बताओगे तीनों स्ट्रीम में कौन से एंट्रेंस होते हैं और पेरेंट्स कैसे उसके लिए तैयारी कर सकते हैं? राइट. सो सबसे ज्यादा जो चूज किया जाता है फील्ड वो होता है साइंस का. नंबर 1 पे लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गोज फॉर द साइंस स्ट्रीम, एंड देयर इज अ reason for that also. There are a lot of job opportunities, like career opportunities are there in India and abroad, and that's why generally student opt for the science stream. Now let us take a science stream and what type of the entrance exams are there. So सबसे popular exam आती है JEE और दूसरी entrance exam आती है NEET. तो JEE मेंस और JEE एडवांस और नीट जो होती है मेडिकल के लिए, वैसे ही महाराष्ट्र के अंदर होती है महाराष्ट्र CET, जिसे हम बोलते हैं MHT CET, जो एंट्रेंस एग्जाम होती है इंजीनियरिंग, फार्मेसी और एग्रीकल्चर के लिए. तो ये एंट्रेंस एग्जाम हो गई है साइंस पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें से हमें, बट इसके अलावा आइसर, नाइसर ये भी एंट्रेंस एग्जाम होती है, जहां बच्चे जो कोर साइंस में रिसर्च करना चाहते हैं, आगे रिसर्च में करियर बिल्ड करना चाहते हैं, तो आइसर, नाइसर ये भी एंट्रेंस एग्जाम है, जो बहुत से बच्चों को पता नहीं होता है बेसिकली. सो ऐसे एंट्रेंस एग्जाम के अलावा नाटा नाम की एक एंट्रेंस एग्जाम होती है, जो आर्किटेक्ट बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंट्रेंस एग्जाम है, जिसमें साइंस के स्टूडेंट ये एग्जाम दे सकते हैं. अगर हम आते हैं कॉमर्स की तरफ में, तो कॉमर्स के अंदर में CA, CFA, CMA और जैसे CS ये एंट्रेंस एग्जाम हम देखते हैं, जो कॉमर्स के हमें प्रोफेशनल करियर्स की तरफ लेके जाती है. बट इसके अलावा भी काफी सारे कोर्सेस है, जैसे IP मैट है जो हमें IIMs की तरफ ले जाती है. उसके अलावा BBA के एंट्रेंस एग्जाम है, जो हमें BBA में कोर्सेज करवाने के लिए अच्छी हमें एंट्री दिलवाती है. सो ये सारी एंट्रेंस एग्जाम हमारी कॉमर्स फील्ड में है. उसी के पैरेलली हमारी एंट्रेंस एग्जाम होती है आर्ट्स की तरफ ऑल्सो. सो आज के डेट में इवन आर्ट्स में भी जो प्रोफेशनल कोर्सेस है, फॉर एग्जाम्पल होटल मैनेजमेंट इज वन ऑफ द वेरी हाईली डिमांडेड कोर्स बेसिकली. तो बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, देयर इज अ CET अवेलेबल फॉर दिस कोर्स, conducted by government of Maharashtra and even conducted by the private universities for their own entrance for the hotel management. So such type of the large variety of the entrance exams are available. मेरी पेरेंट्स से एक ही दरख्वास्त रहेगी कि आप while choosing any career, you should first select the particular stream, understand what type of the entrance exams available within that, what is the competition level, how many number of students are appearing across the nation, and with whom you are competing basically. This is very important while selecting the entrance exam. करेक्ट, बहुत राइटली सेड. क्योंकि अगर कंपटीशन आपको पता नहीं है और आप, क्योंकि आजकल ना प्रिपरेशन करनी पड़ती है कंपटीशन को देखकर. अगर आपका कंप्यूटर कितना परसेंटेज स्कोर करेगा और आपको कितना स्कोर करना है, उसके हिसाब से आपके एफर्ट्स डिसाइड होते हैं कि कितने घंटे पढ़ाई करनी है. करेक्ट, राइटली सेड. दिनेश जी, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल थ्रू JEE, CET एंड बिटसैट? इंडिया की इंजीनियरिंग के लिए सबसे जानी मानी पॉपुलर एग्जाम जो मानी जाती है वो है JEE, और JEE में भी JEE मेंस यानी जो पहले आती है, और JEE एडवांस जो बच्चे क्वालिफाई होते हैं JEE एडवांस के लिए 90 परसेंटाइल, 92 परसेंटाइल के ऊपर, जिसे JEE मेंस में आता है स्कोर. अब JEE मेंस के थ्रू हमें NIT, IIIT, GFTI, गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होती है. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एडमिशन टेस्ट हमें मानते हैं इसे. दूसरी एंट्रेंस एग्जाम होती है JEE एडवांस.
जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं जेडब्ल्यू मेंस में एडवांस के लिए, उनको आईआईटीज में एंट्री मिलती है। जैसे आज के डेट में आईआईटीज में 17,000 के लगभग जगह है, एनआईटीज में 24,000 जगह है और ट्रिपल आईटीज में 8,000 के आसपास जगह है। इन सब के लिए लगभग 15 लाख बच्चे हर साल एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। सो इनमें से लगभग 50,000 सीट्स के लिए ये पूरी कंपटीशन होती है। बट इसके अलावा भी एक टॉप रैंक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इसमें होती है। फॉर एग्जांपल MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट्स द स्कोर्स ऑफ JEE मेंस, which is a very important score for admission at MIT World Peace University. We are accepting the other scores also, but this is one of the important scores we are accepting for the admission to engineering course. There is a BITSAT, is another entrance exam which is conducted for the BITS Pilani, Hyderabad, Goa. These are the 3 campuses of the BITS Pilani where the BITSAT exam is conducted. Apart from that, there is a private university para CET test is also there, which is a popular in Maharashtra nowadays for entry into the private university courses. So this is all about the entrance exams within engineering, and their popularity is very high. Every year lot of student goes for this entrance exam. जी जबरदस्त, बहुत डिटेल में अच्छा बोला आपने। दिनेश जी, जैसे इंजीनियरिंग में बहुत सारे ब्रांच है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग जिसको सबसे ज़्यादा डिमांड है, इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे ऑप्शंस कंफ्यूज रहते हैं स्टूडेंट, अगर इंजीनियरिंग में नहीं मिला तो बच्चे कुछ भी ले लेते हैं। तो आप बताओगे कि कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है ओवरऑल? इंजीनियरिंग ये सबसे हाईली डिमांडेड फील्ड है बेसिकली, ऑल टाइम जिसकी डिमांड होती है बेसिकली। सो इंजीनियरिंग में आज के डेट में महाराष्ट्र में 77 ब्रांचेस अवेलेबल है। 7 ब्रांचेस अवेलेबल है महाराष्ट्र में, और पेरेंट्स को सिर्फ पता होती है 7, 8 या ज्यादा से ज्यादा 10। बट ये 77 ब्रांचेस में काफी डिफरेंट टाइप का स्कोप होता है बेसिकली। जैसे हम अगर इसे मोटा मोटी अगर डिवाइड कर ले तो हार्डकोर इंजीनियरिंग ब्रांचेस, स्पेशलाइज इंजीनियरिंग ब्रांचेस और सुपर स्पेशलाइज इंजीनियरिंग ब्रांचेस। अगर हार्डकोर में बोलेंगे हम तो मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन ब्रांचेस का नंबर लगेगा। स्पेशलाइज में बोलेंगे तो हम इसमें जैसे फॉर एग्जांपल आईटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, तो ये ब्रांचेस हो गई थोड़ी स्पेशलाइज ब्रांचेस। इवन इसमें रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन आज के डेट में ऐड हो गया है। सुपर स्पेशलाइज में जहां एप्लीकेशन एक टू द पॉइंट होता है, फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, so these mining engineering, these are the branches available for the super specialized applications. Now हर ब्रांच के लिए उसका स्कोप अवेलेबल है, मगर हमारा प्रॉब्लम होता है कि हमें ब्रांच में वर्क क्या होता है, जॉब प्रोफाइल क्या होता है, वर्क डिस्क्रिप्शन क्या होता है, कौन सी कंपनीज इसमें वर्क करती है, इंडिया में अपॉर्चुनिटीज कहाँ पर है, अब्रॉड में कहाँ पर है, ये चीजें मालूम नहीं होती है। सो ये सारी चीजें अगर हम मालूम कर ले, फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो केमिकल इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आज इंडिया और अब्रॉड में अवेलेबल है। लाइक प्रोसेस डेवलपमेंट, फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिलेटेड ऑपरेशंस है, फॉर एग्जांपल मॉडलिंग एंड सिमुलेशन। हम बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस ओनली कंप्यूटर ब्रांच में ही ज़्यादा होते हैं। एआई एप्लीकेशंस आज कंप्यूटर इंजीनियरिंग के साथ साथ आज केमिकल इंजीनियरिंग में ही उतने लगते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी लगते हैं। कहने का मतलब यू नीड टू डेवलप दिस थिंग्स विद इन अ डिफरेंट वी कैन से फील्ड्स ऑफ इंजीनियरिंग ऑल्सो। So that's why there is a scope for every engineering branch, and students should not just go behind one particular branch because everybody is going there or there is a scope is available there. They should not do like this. They should not follow the crowd following. They should follow where their interest is, where the future is, what are the job market currently demands for. All these things they should think for, and definitely after selecting a correct engineering branch, they will build a very good career. And there are thousands of examples are there where people sorted this very nicely and they are doing fantastic. So correct, very well said. क्योंकि ये डिसीजन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा, जनरली लोग कुछ भी ले लेते हैं, इंजीनियरिंग तो करना है, क्या जॉब करना है इंजीनियरिंग के बाद में, लेकिन अगर थोड़ा सा प्रोएक्टिवली होमवर्क करके, प्रॉपर होमवर्क करके अगर करियर डिसाइड करे तो वो स्टूडेंट्स की लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। राइटली सेड, क्योंकि ऑप्शन दे रहा है हमको एजुकेशन सिस्टम 77 करियर्स। हमको सिर्फ नॉर्मल इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं है, स्पेशलाइज भी कर सकते हैं, सुपर स्पेशलाइज भी। मेरे लिए तो ये फर्स्ट टाइम है कि ऐसे डिवाइडेड भी है। राइट, इसमें थोड़ा सा मैं और ऐड करना चाहूंगा। बायो इंजीनियरिंग ये ब्रांच बहुत से स्टूडेंट्स और पेरेंट को पता नहीं होती है, बट इसका इंपॉर्टेंस हमें दिखा कोविड के समय पर। सबसे ज्यादा कोविड शील्ड जो वैक्सीन बनी वो इंडिया में बनी, और
पूरे वर्ल्ड में मैक्सिमम जगह पर ये एक्सपोर्ट की गई, और इट इज बिकॉज ऑफ द इन्वेंशन इनोवेशन विद इन द बायो इंजीनियरिंग सेक्टर बेसिकली। तो इसी के अंडर में जो सेक्टर है, फॉर एग्जांपल बायोमेडिकल है, बायो प्रोसेस है, बायोटेक्नोलॉजी है, बायो इंफॉर्मेटिक्स है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, biomedical, biomechanics, all these sectors are very highly demanding right now, and that's why there is a great demand for the bioengineering branch in the current time. ओके, सुपर, इतने सारे ऑप्शंस है। सो अवेयरनेस की आई थिंक बहुत जरूरत है। आई थिंक ये वीडियो हमारा पर्पस ही वो है कि बच्चों में अवेयरनेस लाए। तो थोड़ी देर पहले दिनेश जी आपने जैसे बोला कि कंपटीशन बहुत है, तो क्या आप थोड़ा सा सम नंबर्स और सम ग्राफ बता पाओगे कि जैसे जेई में, बिट सैट में आपने जैसा बोला, जितनी एंट्रेंस एग्जाम है कितनी कंपटीशन है, सो दैट स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स थोड़ा प्रिपेयर हो पाएंगे प्रैक्टिकली कि बच्चे को क्या कराए। राइट, कंपटीशन तो है, मगर हमारा प्लान ए और प्लान बी और इवन प्लान सी भी रेडी रहना चाहिए। ओके, क्यों, मैं वो बताने की कोशिश करता हूं थोड़ा। 15 लाख बच्चे हैं और हमारी नंबर ऑफ सीट्स आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी में लगभग 50,000 के आसपास है। तो आपको रेशियो आपको खुद ही कैलकुलेट करते आएगा कि नंबर ऑफ लाइक सीट्स एंड नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, इट इज अ टोटली डिफरेंट। महाराष्ट्र सीईटी में 3.5 लाख से 4 लाख तक के बच्चे होते हैं, और महाराष्ट्र सीईटी के थ्रू जो टॉप कॉलेजेस होते हैं, सीईटी सेल एडमिशन प्रोसेस कंडक्ट करवाती है, जैसे विजेटीआई हुआ, सीओईपी हुआ, इसके अलावा भी जो टॉप कॉलेजेस है वालचंद सांगली का हुआ, और भी काफी सारे प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज सीईटी स्कोर एक्सेप्ट करवाती है। तो लगभग इन टॉप यूनिवर्सिटीज और टॉप कॉलेजेस में अगर हम टॉप की सीट्स अगर हम कैलकुलेट करें तो वो नॉट मोर देन 20,000 है फॉर द टॉप कॉलेजेस एंड टॉप वी कैन से ब्रांचेस। सो 4 lakhs में से हमें फिर से उसी रेंज में आना है, 15 lakhs में से हमें उसी रेंज में आना है। नीट में अपियर होने वाले बच्चे होते हैं 25 लाख। 25 लाख? यस, और 25 लाख बच्चों के लिए सीट्स होती है। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र का लेते हैं, और सभी बच्चों को लगभग एक ही कोर्स पता होता है, वो होता है एमबीबीएस का, और उसकी सीट्स है 10,000। सो कहने का मतलब ये है कि इसमें नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, और हमारा प्लान बी क्या है और हमारा प्लान सी क्या है। फॉर एग्जाम्पल नीट देने वाले बच्चे को अगर ये पता रहे कि एमबीबीएस के अलावा उसका प्लान बी अगर फार्मेसी है तो उसका प्लान सी बायो इंजीनियरिंग हो सकता है। और बहुत बार ये उन्हें पता नहीं होता है कि मैथ्स ना रहते हुए भी बायो इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन पॉसिबल होती है। सो ये इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि हम एलिजिबिलिटी का भी स्टडी करें, कि इस एंट्रेंस एग्जाम में अगर हमें प्लान बी लेना पड़े या प्लान सी लेना पड़े तो हमें पता रहना चाहिए यस वी आर एलिजिबल फॉर दैट। करेक्ट, सुपर, बहुत बढ़िया। आई थिंक पेरेंट्स को आई थिंक ये बहुत सी चीज़ तो पता भी नहीं होगी। दिनेश जी, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं। जनरली जो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के बीच में थोड़ा डिस्कशन होता है, कभी कभी हीटेड डिस्कशन भी रहता है। हाउ टू चूज बिटवीन पैशन, इंटरेस्ट, हॉबी, जैसे बहुत चीज़ें होती है, और स्कोप, सबसे मेन स्कोप। तो कैसे चूज करे? एक बच्चा जनरली इमोशनली वो चीज़ के पीछे आता है, लेकिन पेरेंट्स जो होते हैं वो लॉजिकली सोचते हैं, एंड दे आर नॉट रॉन्ग एट ऑल। वो बच्चे का अच्छा ही सोच रहे हैं और थोड़ा प्रैक्टिकल सोच रहे हैं। तो कैसे डिसीजन ले? एक हर फैमिली के अंदर ये जो कश्मकश होती है बेसिकली इस सिलेक्शन पर से, ये कैसे सॉल्व करें, इसके लिए मैं थोड़ी कुछ आपको टिप्स देना चाहूंगा। बेसिकली इसके लिए हमें 2 लोगों से मिलना चाहिए जो उस फील्ड में काम कर रहे हैं। ओके, 2 स्टूडेंट से मिलना चाहिए जो उस फील्ड में पढ़ रहे हैं, राइट, और 2 प्रोफेसर से बात करनी चाहिए जो वो पढ़ाते हैं। चाहे वो कोई गेम हो, चाहे वो कोई कोर्स हो, चाहे वो कोई एक शॉर्ट टर्म कोर्स हो सकता है बेसिकली। तो 2+2+2 का हमने इक्वेशन सबसे पहले सॉल्व करना चाहिए, जो उन लोगों ने वो एक्चुअल में वो कर रहे हैं या वो सीख रहे हैं या वो सिखा रहे हैं। बेसिकली आज के डेट में बच्चों को पायलट होना लगता है, बट पायलट की रियलिटी बहुत बार पता नहीं होती है कि इसमें कॉस्ट कितनी लगेगी, समय कितना लगेगा, जॉब की अनसर्टेनिटी क्या होती है। बेसिकली ये चीजें पता नहीं होती है, और हमें बनना होता है पायलट बेसिकली, और वहां से सारी चीजें प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। सो ऐसे ही हर चीज के लिए हमें ये 2+2+2 का फॉर्मूला अगर हो तो हम ये 100% ये सॉर्टिंग इजीली कर सकते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि हम खुद से बच्चे को गाइड करें। हर पेरेंट हर फील्ड का एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, तो इस केस में दूसरे का किसी का अगर वो गाइडेंस लेवे, चाहे उस फील्ड के प्रोफेसर है। फॉर एग्जांपल एवरी डे वी गाइड सो मेनी स्टूडेंट एंड सो मेनी पेरेंट्स
telling them what is there in the real field basically, which helps them to take the decision. So this is very important for sorting out this particular case. दिनेश जी, कॉलेज और ब्रांच इंजीनियरिंग के लिए कैसे सिलेक्ट करना चाहिए? जनरली यहाँ पे लूँ, वहाँ पे लूँ, इधर करूँ पढ़ाई, उधर करूँ, तो जनरली स्टूडेंट्स, स्पेशली महाराष्ट्र स्टूडेंट्स को लेकर अगर हम फोकस करें तो कैसे डिसाइड करना चाहिए? कॉलेज सिलेक्ट करते वक्त ये 4 साल का सवाल है, ये हमें देखते हुए देखना चाहिए कि कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी, फैसिलिटी, प्लेग्राउंड्स, because this is also equally important. At the same time, laboratory, then placements, and industry institute relation, like what type of the internships are provided, what type of the projects are provided, what type of the placements are provided, इंटरनेशनल एक्सपोजर दिया जाता है या नहीं, ये सारी चीज़ें होती है. इसके अलावा वैल्यू एडिशन बेसिकली कैसे की जाती है बेसिकली. सो ये चीज़ें हमें कॉलेज सिलेक्ट करते हुए देखनी चाहिए. और जितना पुराना कॉलेज उतना अच्छा, क्योंकि सारी प्रोसेसेस सेट होती है, राइट. तो ये सारी चीज़ें देखना ज़रूरी है. एट द सेम टाइम ब्रांच सिलेक्शन के लिए अगर हम देखने जाए तो हमारा करियर गोल क्या है, हमें कहाँ वर्क करना है आगे, इंडिया में, अब्रॉड में. उसके अलावा हमें किस पर्टिकुलर फील्ड में जाना है बेसिकली, उस फील्ड में किस टाइप के चेंजेस होते हैं बेसिकली, ऑफिस जॉब होते हैं, फील्ड जॉब होते हैं, ये देखना चाहिए. किस फील्ड से गवर्नमेंट जॉब्स लगते हैं, किस फील्ड से प्राइवेट जॉब्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं, कहाँ से हमें एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, कहाँ से हमें स्टार्टअप की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, ये भी हमने देखना चाहिए. तो ये ब्रांच सिलेक्शन के लिए ये क्राइटेरिया अगर हम रखते हैं तो इससे हमें एक अच्छी ब्रांच मिल सकती है. कॉलेज और ब्रांच का अच्छा कॉम्बिनेशन होने से हमारे 4 साल और उसके बाद के 40 साल, यानी टोटल अभी बच्चे का एज होता है 18 साल जब वो 12th में होता है, और 44 साल यानी उसका रिटायरमेंट का एज. तो कंप्लीट एक परफेक्ट प्लान बनता है, बिकॉज उसने एक अच्छे से ये पूरा प्लान किया है. सुपर सुपर, वेरी वेल सेड. दिनेश जी, ये तो हो गया इंजीनियरिंग की बात. अब आते हैं कॉमर्स पे. कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है आज? राइट. कॉमर्स सिलेक्ट करते वक्त बहुत बार आज भी ये गैर समझ है या ये गलत फहमी है कि जिसे साइंस लेना नहीं उसने कॉमर्स लेना चाहिए. बट कॉमर्स में भी बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज है. फॉर एग्जांपल लॉ एक बहुत अच्छा फील्ड है. कॉर्पोरेट लॉ आप आज देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ आप आज देख सकते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ. उसके अलावा आप देख सकते हैं कि देयर आर इंटरनेशनल बिजनेस लॉज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इंटरनेशनल ट्रेड्स बढ़ रहे हैं, तो वो भी लॉ समझ लेना जरूरी है. इसके अलावा 14 ब्रांचेस आर अवेलेबल विद इन BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. जिस टाइप से बिजनेस ग्रो हो रहा है उस टाइप से उसके स्पेशलाइजेशन भी बढ़ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल एग्जाम्पल देना चाहूंगा, फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट. ये कोर्स एक होता है उन बच्चों के लिए जिनका ऑलरेडी फैमिली में बिजनेस है और उसे उन्हें डबल या ट्रिपल या मल्टीफोल्ड बनाना है, बट उस रिलेटेड का एजुकेशन कहाँ दिया जाता है, दैट इज इन फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट. सो ऐसे अलग अलग स्पेशलाइजेशन आज BBA में अवेलेबल है. इसके अलावा अगर देखते हो तो इकोनॉमिक्स इज अ वेरी बूमिंग फील्ड वेयर एक्चुअली people can work in bank, people can work in insurance sector, people can work in finance, investment sector. So all these sectors, again, economics people are again in very high demand. Apart from that, a very popular courses CA, CFA, CSA, and all these are very popular and common. But at the same time, commerce में आज नया क्या, ये अगर हम आज देखकर काम शुरू करते हैं, फॉर एग्जाम्पल फिनटेक, गूगल पे, फोन पे, ये सब हम तो यूज करते हैं, बट इसके बैकएंड में ओवरऑल इसका मैनेजमेंट कैसे होता है, इसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है, आने वाले समय में ट्रांजैक्शंस कैसे होने वाले हैं, तो ये सारी चीजें अगर हम देखते हैं तो फिनटेक एक आने वाले समय में काफी अच्छा करियर का ऑप्शन रह सकता है. सो ये हुए कॉमर्स के ऑप्शंस जो स्टूडेंट ने जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए. इसके अलावा कॉमर्स के स्टूडेंट्स को बहुत बार मालूम नहीं होता है, दे आर एलिजिबल फॉर द क्रिएटिव फील्ड लाइक अ डिजाइन में भी 6 से 8 लगभग अलग अलग टाइप के ऑप्शंस अवेलेबल है. फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट डिजाइन, यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन, स्पेस डिजाइन, ऑटोमोबाइल डिजाइन, ऑल दीज ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट्स.
कॉमर्स के स्टूडेंट को जनरली वही कॉमर्स की रूट्स पता होते हैं, बट दे आर एलिजिबल फॉर द डिजाइन कोर्स ऑल्सो। मेनी टाइम्स ये बात पता नहीं होती है। इवन 11-12 कॉमर्स लिया और उसके बाद स्टूडेंट साइकोलॉजी में जा सकता है, स्टूडेंट बाकी भी फील्ड में जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल लिबरल आर्ट्स में भी जा सकता है। तो इवन सच टाइप ऑफ द चेंजेस आर पॉसिबल। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी, हमें हर समय नई होटल में जाना पसंद है, हमें हर समय नए रिसोर्ट पे जाना पसंद है, पर ये सारे बिजनेस हम अगर देखते हैं तो मल्टीफोल्ड बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 5 स्टार होटल्स की चेन इंडिया में है, 7 स्टार होटल्स इंडिया में आज वर्क हो रहे हैं, और वर्ल्ड वाइड इवन यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर भी होटलिंग बिजनेस में इंडियन स्टूडेंट्स को काफी डिमांड हमने देखी है। इवन होटल मैनेजमेंट के फील्ड में स्टूडेंट कॉमर्स से जा सकता है, एंड दैट इज 100% पॉसिबल। करेक्ट, सुपर। तो ऐसे इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। सो एसीसीए भी एक कोर्स है ना? राइट, करेक्ट। एडवांस अकाउंटिंग के रिलेटेड जो कोर्स है, जो एसीसीए एक डिग्री है जो सीए के इक्विवेलेंट जिसे मान सकते हैं हम इसमें, बट इस कोर्स को हम करके सीए का कोर्स हम थोड़ा इजी बना सकते हैं, क्योंकि सीए के ही कोर्स इसमें अलाइन किए हैं। और ये करने से बच्चे को सीए का अलग से पढ़ना है, बीकॉम अलग पढ़ना है, ये पहला पैटर्न था। पर आज का पैटर्न ये है कि अगर वो बीकॉम एसीसीए कर लेवे तो सीए की ऑटोमेटिकली वो एंट्रेंस एग्जाम्स और सारी जो भी स्टेप्स है वो इजीली पार कर सकता है, बिकॉज उसे दो चीजों पे फोकस ना करते हुए एक ही चीज में उसे दोनों पॉसिबिलिटी है। और एनईपी के कारण अगर वो रेगुलर 3 साल का कोर्स करता है तो उसे बीकॉम डिग्री मिलेगी, अगर 4 साल का बीकॉम करता है तो उसको ऑनर्स डिग्री मिलेगी। सो ये चेंजेस अभी रिसेंटली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की वजह से अभी आए हैं, और स्टूडेंट्स ने इसका डेफिनेटली एडवांटेज लेना चाहिए। सुपर। तो अगर आपने अब थोड़ा बोला ही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, थोड़ा सा आप बताएंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को शायद अभी भी पता नहीं है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है क्या? राइट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में सबसे ज्यादा दी गई हो फ्लेक्सिबिलिटी, और सबसे ज्यादा दी गई हो है चॉइसेस। 20 साल पहले जब मैंने इंजीनियरिंग कोर्स कंप्लीट किया, उस समय सारे कोर्सेज मेरे लिए लगभग कंपलसरी थे, और ऑप्शंस या मेरे चॉइस को वहां पर कोई इंपॉर्टेंस नहीं था। आज के डेट में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, राइट, सो ये सारी चीजें, ओपन इलेक्टिव, उसके अलावा है यूनिवर्सिटी इलेक्टिव, प्रोफेशनल इलेक्टिव, इन सब चीजों की वजह से चॉइसेस बढ़ गई है। अगर स्टूडेंट को एक पर्टिकुलर कोर्स में आने के बाद में स्पेसिफिक चीजों में उसको ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है तो उसे वो चीजें करते आनी चाहिए। अगर मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूं और मुझे उसके साथ में थोड़ा बहुत लॉ का भी नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा बहुत डिजाइन का भी नॉलेज होना चाहिए, तो अगर मुझे वो अच्छा लग रहा है तो मुझे वो करने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ये अपॉर्चुनिटी देती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और इसके अलावा भी 1 साल अगर मुझे कोर्स कंप्लीट करके 1 साल के अंदर ही छोड़ना है तो मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल के अंदर मुझे डिप्लोमा मिल सकता है। ऐसे अलग अलग अपॉर्चुनिटी जो पहले नहीं थी वो आज के डेट में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की वजह से मिल रही है। सो एक्चुअली बोला जाएगा ये बहुत वेलकम मूव है, वरना जनरली जो बच्चा पहले 2 साल समझ जाता था उसको कि ये अच्छा नहीं लगता, फिर भी उसको कंटिन्यू करना पड़ता था 4 साल के लिए। एटलीस्ट नाउ 2 साल बाद वो एग्जिट ले सकता है और उसको कुछ सर्टिफिकेट भी मिलेगा उस चीज का। तो ये अच्छा मूव है गवर्नमेंट का। सुपर। दिनेश जी, हो गया इंजीनियरिंग का, हो गया कॉमर्स का, हो गया, अब आते हैं आर्ट्स पे। आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या करियर ऑप्शंस है? आर्ट्स के स्टूडेंट्स को बहुत बार लगता है कि उनके लिए बहुत ज्यादा करियर ऑप्शंस नहीं है, तो मैं कहना चाहूंगा साइकोलॉजी इज वन ऑफ द बेस्ट करियर फॉर द आर्ट स्टूडेंट। इवन क्लिनिकल साइकोलॉजी is one of the in very high demand right now. Then there is a child psychology is there, right? So right now people are using mobile phones and lot of issues we can see here. Counseling plays a very vital role basically. So in future when the technology applications will be very high, that time the psychology people will be needed to sort out the issues of that particular time. And even currently also they are doing it very well. So psychology is option number 1 for the arts and humanity students. Apart from that, they can go in law, which is applicable, like previously we discussed, for the commerce, but it is applicable for the arts and humanity students also. These students can go in design also. Okay. The art student can go in design also. The students can go in a creative field, like for example BFA, Bachelor of Fine Arts. Okay. The Bachelor of Fine Arts is another course where actually the creativity is needed for the logo design, sculpture design, and all type of the murals, painting, all these type of the things are
done through the Bachelor of Fine Arts, where the students can do a fantastic job. Many students do not know about there is a career in liberal arts. For example, I want to do something in psychology, but along with that, I want to do something in economics. Previously, this was not possible because you can do only one thing previously. Liberal arts gives you this major and minor type of the concept freedom to choose from. So that opportunity is available in liberal arts basically. You can do two things at a one time as per your choice. So you can multiple, we can say your opportunities if you are doing a liberal arts course. Apart from that, these students can go into the, for example, the courses like hotel management also, which is eligible for the other students, but these art student can go in hotel management and catering technology courses as well. So there are a lot of opportunities available for arts and humanities students also. But at the same time, students should understand that you should have a vast reading in arts and humanities because reading matter a lot. Even if you want to go for UPSC, MPSC exam, you can definitely go for this. At MIT World Peace University, we are having one course in Bachelor of Government and Administration, Bachelor of Arts in Government and Administration, where you can prepare for the competitive exam, you can prepare for such type of the exams in UPSC, MPSC category, and you can become a government officer also. Wow, superb. So this is very good that so many options are available. The only thing which is required by parents and students is awareness and getting in-depth knowledge from the right person, which we are filling the gap now. Superb. दिनेश जी, अभी तक तो हमने बात कर ली कि स्टूडेंट बच्चों ने क्या क्या करना चाहिए, 10th के बाद ये करना चाहिए, 12th के बाद ये करना चाहिए. अब थोड़ा सा आते हैं कि बच्चे जनरली क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं अपना करियर डिसाइड करते वक्त. राइट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा है. तो इस बारे में मैं कुछ गलतियां जो कॉमनली आज के डेट में बच्चे करते हैं. सबसे पहले तो करियर डिसाइड करते वक्त इसके ऊपर चर्चा नहीं होती है. जो मेरे परिवार में किया है, जो मेरे बड़े भाई है या कोई रिश्तेदार है या कोई फैमिली फ्रेंड है, उनका देखा देखी मैं करने की कोशिश करता हूँ. सो ये चीज थोड़ा गलत होती है. क्राउड फॉलोइंग हम बोलेंगे, फ्रेंड्स उस फील्ड में जा रहे हैं इसलिए मुझे जाना है, राइट. सो एक सबसे बड़ी गलती होती है बेसिकली. हम इमेज को लेके काम करते हैं बेसिकली. हम इस पर्टिकुलर फील्ड से तो हम इसके अलावा दूसरे फील्ड में जा नहीं सकते. एक इस टाइप का भी एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है स्टूडेंट्स के ऊपर में. सो ये एक चीज होती है बेसिकली. इसके अलावा पेरेंटल प्रेशर होता है कि हम डॉक्टर इंजीनियर नहीं हो पाए, आपने डॉक्टर इंजीनियर होना चाहिए और हमारा सपना आपने पूरा करना चाहिए. एक पेरेंट की साइड से कभी कभी होता है बेसिकली. सो सोसाइटल प्रेशर, पेरेंटल प्रेशर, पीयर प्रेशर, ये सारी चीजों को हमने थोड़ा साइड में रखते हुए हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमारे गोल्स क्या है, हमें क्या अच्छा लगता है, हमारा एप्टीट्यूड क्या है और हमारी स्ट्रेंथ क्या है, एट द सेम टाइम हमारा वीकनेसेस क्या है, ये भी देखते हुए अगर हम करियर सिलेक्ट करें तो एक अच्छा करियर हम जरूर कर सकते हैं और ये सारी चीजों में हम आगे बढ़ सकते हैं. सुपर, बहुत अच्छा और इलेबोरेटिव आंसर दिया आपने. बहुत बढ़िया दिनेश जी. दिनेश जी, जैसे अभी हम जो यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं, बहुत सारा ऑनलाइन गूगल पे डेटा अवेलेबल है, तो क्या बच्चों ने सिर्फ यूट्यूब वीडियो और ये डेटा पे डिपेंड रहना चाहिए या करियर काउंसलिंग भी जो एक एक्सपर्ट आजकल फील्ड है जो दिन रात वही काम करते हैं, क्या करियर काउंसलिंग भी करना चाहिए? मैं बोलूँगा सभी बच्चे करियर काउंसलर तक नहीं पहुँच सकते हैं. इसके लिए काफ़ी सारे दिक्कतें आती है. मगर हम कोई छोटा गांव ले ले, छोटा शहर ले ले या कोई मेट्रो सिटी भी ले लेते हैं, वहाँ हर जगह पर कॉलेजेस अवेलेबल है. उन हर कॉलेजेस में प्रोफेसर्स अवेलेबल है. उन प्रोफेसर्स से जाके अगर मिलते हैं तो वहाँ हमें कोई फीस देना नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा, हमारे MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी में जो काउंसलिंग सेंटर है वो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है और वहाँ पर आपको एनी टाइम वर्किंग डेज में आपको कम से कम 25 to 30 टाइप ऑफ फैकल्टी मेंबर से आपको बात करते आ सकती है. एंड दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट एंड देयर इज नो अपॉइंटमेंट नीडेड. यू कैन जस्ट वॉक इन and interact with our faculty member, maybe in engineering, maybe in design, maybe in law, maybe in liberal art, any field you take it. We are having 150 courses within MIT World Peace University and we are having those many number of professors and they are contributing as a counselor for solving the queries of the student, and this is totally free of cost. Wow. There is no charges, there is no appointment needed, and there is very comfortable arrangements are made where student can interact with the faculty member even for 2 hours also.
They can ask more than 100 questions also. So such facility is also made available. So students should explore these facilities as well. It is for you. You should go there. You should interact. You should ask question. You should meet the student also. And you should get the confidence out of this. सुपर सुपर. सो आपने जो 2-2-2 स्ट्रेटेजी बोली थी तो उसमें लास्ट 2 जो था वो इंटरेक्टिंग विद प्रोफेसर्स था. तो वो बच्चों ने करना ही चाहिए. सुपर सुपर. और स्पेशली वो फ्री अवेलेबल है दोस्तों. इट इज फ्रीली अवेलेबल. यस यस. दिनेश जी, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि करियर काउंसलिंग करना चाहिए, इसके अलावा पेरेंट्स का क्या रोल होता है स्टूडेंट उनके बच्चों का करियर डिसाइड करने में? क्या उन्होंने सिर्फ करियर काउंसलिंग के पास ले जाकर बस वो करना चाहिए या और कुछ भी करना चाहिए? पेरेंट 2 टाइप की पेरेंटिंग होती है बेसिकली. एक होती है जीपीएस पेरेंटिंग और दूसरी होती है सीसीटीवी पेरेंटिंग. अरे वाह. सो बच्चे पे कंटिन्यूअसली ध्यान रख के बच्चा गलत तो नहीं कर रहा है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, ये होता है सीसीटीवी पेरेंटिंग. यानी कंटिन्यूअसली ओनली ऑब्जर्व करते रहना बट एक्शन नहीं ले पाना उसमें. और दूसरा होता है जीपीएस पेरेंटिंग. हम देखते हैं जीपीएस हम सेट कर कर कहीं निकलते हैं, कभी कभी रास्ता गलत हो जाता है, जीपीएस फिर से अगला रास्ता दिखाता है. राइट. थोड़ा बहुत टाइम बढ़ जाएगा, थोड़ा बहुत वहां पर ट्रैफिक कम ज्यादा हो सकता है, मगर वो अगला रास्ता हमें तुरंत दिखा देता है. डेस्टिनेशन चेंज नहीं होता है. डेस्टिनेशन सेम रखते हुए हमें रास्ता अल्टरनेटिव दिखाता है जीपीएस. सो पेरेंट्स अगर कहीं पर गलती भी होती है स्टूडेंट से, अगर कुछ प्रॉब्लम भी होता है तो वो समझकर डेस्टिनेशन ना चेंज करते हुए थोड़े अल्टरनेटिव पाथ्स लेकर, जैसे मैंने काफी सारे पाथ्स आपको अभी बताए, आप इतने सारे पाथ्स लेकर आप सक्सेस तक पहुंच सकते हैं. सो ये जीपीएस पेरेंटिंग अगर हम करें तो 100% दिस विल हेल्प एवरी पेरेंट टू हेल्प द स्टूडेंट टू रीच देयर गोल. करेक्ट करेक्ट. क्योंकि अल्टीमेटली इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी, इट्स अबाउट हैप्पीनेस ऑल्सो. Yes. दोनों का कॉम्बिनेशन जरूरी है. सिर्फ पैसे के बारे में, समाज के बारे में सोच कर नहीं चलेगा. थोड़ा सा हमने बच्चों के ओवरऑल वेलबीइंग, जो आजकल बहुत चल रहा है वर्ड, ओवरऑल वेलबीइंग, वर्क लाइफ बैलेंस, उसके बारे में भी सोचना जरूरी है. सुपर, वेरी वेल. दिनेश जी, अब बच्चे जब 12th के बाद अपना डिसीजन लेते हैं कि मैं इंडिया में पढ़ाई करूं या अब्रॉड जाऊं, तो बच्चे जनरली बहुत कंफ्यूज होते हैं. तो आप इसमें थोड़ा क्लैरिटी दोगे कि करना क्या चाहिए? There are few students, those who are interested to go abroad after their 12th. But here I would like to give one message to all the student and their parent, that the cost, we need to compare the cost, we need to compare the opportunity, and we need to then do the overall comparison also. Correct. For example, abroad में UG करने की आज की कॉस्ट होती है 1 CR onwards. Correct. So कम से कम 1 CR onwards हमें होता है. तो मैं काफी बार ऐसे सजेस्ट करूंगा इस सारी चीजों में, अगर हम अंडरग्रेड यहाँ से करें और पोस्ट ग्रेड हम अगर अब्रॉड से करें, still we are getting those opportunities in a lower cost. Correct. Right? And ultimately we are going to settle in abroad only. So ultimately this will save our money and will give the appropriate exposure also, and will take us to the right destination which we are willing to go for. Super. Right? But if student want to go in abroad, they should compare the QS ranking of the university, overall cost, overall exposure, what type of the job opportunities are available. ट्रम्प का अभी जो टेरिफ वॉर चल रहा है, इसके बाद में आने वाले फ्यूचर में वहां सेटल होने की पॉसिबिलिटीज कितनी है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है. सो ये सारी चीजें अगर हम सोचते हैं तो अब्रॉड जाने के लिए ये सारी चीजें हम कंपेयर कर सकते हैं. सुपर, वेरी वेल सेड. आई थिंक ये सुनने के बाद तो बहुत से लोगों का एटलीस्ट क्लैरिटी आ जाएगा कि कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी, ये जो एनालिसिस है ये करना ही चाहिए. राइट. अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो हमारे डिपार्टमेंट में इन MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग करते हैं और अब्रॉड जाते हैं. अभी रिसेंटली हमारे 2 स्टूडेंट इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन, जो सबसे अच्छा माना जाता है केमिकल इंजीनियरिंग के, लगभग QS रैंकिंग इसका 5 या 6 के दरमियान आता है, यहाँ पर ये बच्चे सिलेक्ट हुए हैं after doing a BTech in chemical engineering from MIT World Peace University Pune. So the thing is like they are getting an abroad experience also, and they will be getting settled in that particular country or other part of the world as well. But at the same time they are having a Indian values, culture, exposure, experience and expertise within a BTech course within a MIT World Peace University here, which will help them for a long term. Wow. Basically. Super, very well explained and good example actually. दिनेश जी, आप जैसे करियर काउंसलिंग वगैरह आप इतने सालों से एज अ प्रोफेसर काम कर रहे हो MIT में,
तो जनरली बच्चे आपके पास में एडवाइस के लिए आते होंगे, सर मेरे को ऐसा ऐसा क्वेरी है, ये है। तो जनरली जो बच्चे कंफ्यूज्ड होते हैं, समझाने के बाद भी कंफ्यूज्ड रहते हैं, उनको वन पीस ऑफ एडवाइस क्या होता है आपकी तरफ से उनको? मैं वन पीस ऑफ एडवाइस ये देना चाहूँगा, आप कॉन्फिडेंस खुद में रखिए और ये कॉन्फिडेंस ही आपको हर चीज़ से आगे बढ़ाने के लिए मदद करेगा। सबसे बड़ी बात होती है करियर सिलेक्शन में कॉन्फिडेंस लूज होना, खुद पे विश्वास ना होना, दूसरे जो बोल रहे हैं उसको हमें फॉलो करना पड़ता है क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस लूज होता है। तो अगर हमें ये आइडियाज क्लियर है तो हमें कॉन्फिडेंट रहना चाहिए और उस कॉन्फिडेंस के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 100% हर फील्ड में करियर अपॉर्चुनिटीज है और आपके लिए वो अपॉर्चुनिटीज राह देख रही है। बट आपको वो कॉन्फिडेंस होना जरूरी है कि हाँ मैं वहां तक पहुंचूंगा, उसके लिए राइट स्ट्रीम लूंगा, उसके लिए राइट एंट्रेंस एग्जाम लूंगा, उसके लिए राइट कॉलेज सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद राइट कंपनी को मैं सिलेक्ट करूंगा मेरा करियर बिल्टअप करने के लिए। तो 100% आप अच्छी जगह पहुंचने वाले हैं। दिनेश जी, जब एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल आजकल जनरली कोई स्पेशली फॉरेन में आता है या कहीं जॉब के लिए, तो कुछ प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करने के लिए कहाँ इंटर्नशिप, कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज क्या करना चाहिए स्टूडेंट ने? जनरली हम MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी में जो बच्चे अब्रॉड जाना चाहते हैं उनका प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन सी एक्टिविटी करते हैं उसके ऊपर मैं थोड़ा फोकस करना चाहूँगा। सो बेसिकली अलॉन्ग विद द एकेडमिक्स, हाउ द स्टूडेंट इज डूइंग एक्स्ट्रा करिकुलर थिंग, को-करिकुलर थिंग, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये उसका प्रोफाइल बिल्टअप करती है। अभी एग्जाम्पल लेंगे थोड़ा, को-करिकुलर में अगर स्टूडेंट पेपर प्रेजेंट करता है, पेपर पब्लिश करता है, राइट, अंडर द गाइडेंस ऑफ फैकल्टी मेंबर, दैट विल एड अ लॉट ऑफ वैल्यू टू हिज प्रोफाइल बेसिकली। सो ये हो गई को-करिकुलर एक्टिविटी। मगर एक्स्ट्रा करिकुलर में मुझे फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट में इंटरेस्ट है, मैं लीडरशिप का रोल मैंने स्पोर्ट्स में लिया है, फॉर एग्जाम्पल मैं कैप्टन हूँ, that add a lot of value to my profile basically. Okay. Along with that, I may be good in dance, I may be good in singing, I may be good in some other skills also. So what type of the achievement I am doing at a like national level, state level, university level, all these things will add a value to my profile basically. Wow. So all these things are very important. Apart from that, who is giving you letter of recommendation? For example, आज तक MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी में मैंने मोर देन hundreds ऑफ स्टूडेंट्स को रिकमेंडेशन दिया है. दैट रिकमेंडेशन प्लेज अ मेजर रोल बेसिकली, दैट हु इज रिकमेंडिंग यू, नंबर वन. नंबर टू, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज, व्हाई यू वांट टू डू दिस पर्टिकुलर स्टडी एंड व्हाट यू आर गोइंग टू अचीव आउट ऑफ इट, ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पज में आता है. सो ये सारी चीजें अगर हम ऑल टुगेदर देखें तो इसे हम बोलेंगे कि एक पर्टिकुलर अच्छा प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए सारी चीजें मददगार साबित होती है, ऐसा मैं कहूँगा. सो दिनेश जी, जैसे एक स्टूडेंट को अगर अच्छा करियर बनाना है स्पेशली पढ़ाई में, तो उसका जनरली रूटीन क्या होना चाहिए, और हम थोड़ा सा आपका भी एक रूटीन जानना चाहेंगे कि आपका भी क्या रूटीन रहता है. सबसे पहली बात, आज डेट में जो बच्चे लेट सोते हैं और लेट उठते हैं, ये रूटीन का सबसे एक गलत ट्रेंड बनते हुए दिखाई दे रहा है. इसके कारण बहुत से हो सकते हैं, सोशल मीडिया है, मोबाइल है, काफ़ी सारे गैजेट्स अवेलेबल है, वाईफाई अवेलेबिलिटी है. बट एट द सेम टाइम जो स्टूडेंट्स अच्छा पढ़ाई करना चाहते हैं उन्होंने अर्ली मॉर्निंग का स्लॉट जनरली यूज करना चाहिए, क्योंकि वहाँ डिस्ट्रैक्शन सबसे कम होते हैं. आवाज़, बाकी सारे डिस्ट्रैक्शन सारे कम होते हैं, कोई गैजेट्स नहीं होते हैं बेसिकली. सो मेरा रूटीन अगर आप देखोगे तो मैं डेली 4 बजे मॉर्निंग में उठता हूँ, और मॉर्निंग में 4 बजे उठकर मेरा रीडिंग और राइटिंग, ये वर्क मेरा बेसिकली मॉर्निंग 4 बजे से 6 बजे तक होता है. उसके बाद मैं आइडियली गो फॉर स्विमिंग और गोइंग फॉर रनिंग और वॉकिंग. तो ये सारी चीजें मैं करता हूँ. उस समय मैं लर्निंग भी करता हूँ, बिकॉज कोई पॉडकास्ट को सुनना, जैसे मैंने आपके सारे पॉडकास्ट सुने हैं, दैट एड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू, बिकॉज समटाइम मुझे कुछ चीजें रीड करने नहीं मिलती बट मैं सुन सकता हूँ. तो वो चीजें मैं ड्यूरिंग ड्राइविंग भी करता हूँ, कि ड्राइविंग करते वक्त मैं कुछ पॉडकास्ट सुनता हूँ, सो दैट मेरा नॉलेज अपडेट हो जाए, अपग्रेड हो जाए. ये सारी चीजें मैं करता हूँ. उसके अलावा मैं कुछ लोगों से मिलता हूँ, उन्हें मैं गुरु बनाता हूँ और उनसे मैं नॉलेज लेता हूँ. ये भी चीजें मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि उससे मेरा नॉलेज इंप्रूव होता है बेसिकली. और एट द एंड मॉर्निंग में मैंने एक शेड्यूल बनाया होता है. मैंने पिछले 20 सालों में कोई भी दिन ऐसा नहीं है कि जो मैंने गोल सेट करे बगैर मैंने बिताया है. तो 20 साल की लगभग 300 से 400 डायरीज मेरे पास में है, जिनमें मैंने मॉर्निंग टू इवनिंग का पूरा शेड्यूल लिखा है कि मैं आज दिन में क्या करूंगा, और इवनिंग में 100% मैं वो शेड्यूल कट कर ही
मैं सोने जाता हूँ। तो ये मैं 20 साल से मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ और इससे मुझे काफ़ी फायदा हुआ है। मेरा टाइम वेस्टेज कम होता है, मैं फोकस रहता हूँ और इसका बेनिफिट मुझे अल्टीमेटली खुद को और सभी को, परिवार को ये मिलता है बेसिकली। तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखते हैं, गैजेट्स मैं भी यूज़ करता हूँ, पर गैजेट्स का यूज़ मैं मेरी इफिशियंसी इंप्रूव करने के लिए करता हूँ। सो अगर वही गैजेट हम हमारी इफिशियंसी के लिए बनाएं तो वो हमारे लिए फायदेमंद होंगे। बट अगर मैं उसके लिए इंस्टा देखते बैठूं या उसके लिए स्नैपचैट देखूं, उसके ऊपर मैं फेसबुक देखूं, तो वो गैजेट्स मेरे अगेंस्ट में वर्क कर रहे हैं, ऐसे मुझे लगता है। देखना चाहिए मगर विथ सम लिमिट्स। मैं भी सोशल मीडिया देखता हूं बट विथ सर्टन लिमिट्स। मैंने इवन उन सोशल मीडिया के लिए भी ऐप डाले हैं जो उसमें लिमिट डालेंगे। नाउ योर टाइम इज ओवर फॉर फेसबुक, your time is over for this particular app. Correct. So that is saving my time and that is improving my efficiency. Wow, superb. So आप टेक्नोलॉजी का सही यूज कर रहे हो। Superb, superb. So दिनेश जी, आज आपके साथ बात करके आई एम श्योर हमारे ऑडियंस ने बहुत नई चीज सीखी है। स्पेशली 10th और 12th वाले बच्चों को बहुत क्लैरिटी आई होगी। एक लास्ट पीस ऑफ एडवाइस आपके तरफ से हमारे ऑडियंस के लिए क्या होगी? आज इंडिया में काफ़ी अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, अब्रॉड में भी काफ़ी अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। कन्फ्यूजन नहीं रखना है, गाइडेंस लेना है, प्रोफेसर से मिलिए, स्टूडेंट से मिलिए, जिस फील्ड में जाना है उस फील्ड में काम करने वाले लोगों से बात कीजिए। दैट विल ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू टू योर नॉलेज एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन अपकमिंग टाइम। विद दिस आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर करियर। Yes. Thanks a lot, Dinesh ji, for coming on our podcast. Thank you. Thank you very much, Dinesh ji.